Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we will talk about the conventional sources of energy और फिर उसके बाद कुछ किरदार जो हुकूमत पाकिस्तान ने निभाया है और NGOs ने जो मोटिवेशन दी हुई है ताकि एनवायरनमेंट को कंजर्व किया जा सके, एनवायरनमेंट की हेल्थ के हवाले से क्या क्या मोटिवेशंस हमारे पास मौजूद हैं, इनके चंद पॉइंट्स की डिस्कशन करेंगे इस सेशन के अंदर। तो डिटेल्स देखते हैं बोर्ड के ऊपर। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स जो हमने डिस्कस करनी है दैट इज अबाउट द कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब प्रीवियस सेशंस में आप ये पढ़ के आ चुके हैं कि नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज या सोर्सेज क्या थे। अब वो वाली चीजें चूंकि अभी तक हमारे अपने मुल्क में नायाब हैं, बहुत कम नजर आती हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है उससे हम बिजली बनाना शुरू कर दें, या हमारे पास विंड मिल्स इतनी ज़्यादा नहीं है कि साहिली इलाकों पे उनको लगा दिया जाए और एनर्जी बिजली जो है वो सस्ती कर दी जाए। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर आते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज पे तो हमें सबसे अहम और सबसे जो ज़रूरी बात है वो पता चलती है कि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं ये हमारा कन्वेंशनल सोर्स है। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं स्टूडेंट्स, ये बुनियादी तौर पे तो एक मुकम्मल और ऑर्गेनाइज्ड और बायोसिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट है जिसको फर्दर हम यूज़ कर रहे हैं अपने लिए मज़ीद तवानाई पैदा करने के लिए। ऑलराइट, अब इसकी फर्दर डिफरेंट टाइप्स हमारे पास जो मौजूद हैं, इट कैन बी कोल, इट कैन बी नेचुरल गैस और इट कैन बी द ऑयल, जिससे फर्दर हम ग्रेडिंग के ज़रिए या डिफ्रेंशिएशन के ज़रिए मुख्तलिफ ग्रेड्स के फ्यूल्स निकाल रहे हैं, लाइक पेट्रोल, केरोसिन ऑयल और हाई ऑक्टेन्स वगैरह। ऑलराइट, आप इसमें से क्या क्या चीज़ें स्टूडेंट्स याद रखेंगे? फुली डेवलप्ड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। अब ये वाली चीज़ हमारे लिए एक बहुत ज़बरदस्त और समझने वाली बात है कि अगर हम इन फॉसिल फ्यूल्स को जला रहे हैं तो हमारे जहन में ये भी आना चाहिए कि बैक एंड पे इस सोर्स का ख़त्म होना या ना ख़त्म होना इसके मतलब क्या फ़ैसला करें। तो आप लोग स्टूडेंट्स इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं कि जो पेट्रोल आपने अपनी बाइक में डलवा लिया, जो पेट्रोल आपने अपनी गाड़ी में डलवा लिया, वो जल गया और उड़ गया। ऑलराइट, उसके बाद हम किसी भी तरीके से उसको रिसाइकल अभी तक करने के काबिल नहीं हो सके और इस चीज़ को या इस प्रोडक्ट को बनने के लिए कई मिलियन साल का वक्त लगा है। अब आप लोग खुद से समझदार हैं, इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो फॉसिल फ्यूल जो कई मिलियन साल में तैयार हुआ, फिर फर्दर प्रोसेसिंग के थ्रू आपके लिए अवेलेबल बनाया गया, आप उसको चंद ही घंटों में अगर जला देंगे तो फिर अगर इसी स्पीड से ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल होते रहेंगे तो फिर शायद हम कभी भी इनको रीन्यू ना कर सकें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो टाइप्स इसकी कौन कौन सी मौजूद हैं हमारे पास? वी हैव कोल, वी हैव नेचुरल गैस, वी हैव ऑयल एंड न्यूक्लियर पावर। इसको भी शामिल किया जा रहा है एज बीइंग द लेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। बेनिफिट्स इसके क्या है हमें? फॉसिल फ्यूल्स आर इनएक्सपेंसिव, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव कह सकते हैं कि जो फ़ायदे हम इनसे हासिल कर रहे हैं उस लिहाज से ये सस्ते हैं, या फिर ओवरऑल जो इंटरनेशनल मार्केट है उस लिहाज से जब हमने लोकल रेट्स को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये इतने ज़्यादा महंगे नहीं पड़ रहे। एस्टेब्लिश टेक्नोलॉजीज दैट कैन प्रोड्यूस एनर्जी, स्पेशली स्टूडेंट्स आप लोग अपनी नेचुरल गैस वगैरह या जो गैस आपके घरों में सप्लाई की जा रही है अगर उसी के रेट्स देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सारी दुनिया इस फ्यूल के लिए शायद तरस रही होगी, लेकिन आप लोग इसी गैस को चूल्हों में जला देते हैं और फिर उसी से जनरेटर चला देते हैं। इवन के इंडस्ट्रीज़ के अंदर गैस पे चलने वाले जनरेटर्स लगे हुए हैं। तो ये वाला फॉसिल फ्यूल इतना सस्ता नहीं है जितना सस्ता हमने इसको बना दिया हुआ है। डिसएडवांटेजेस, ख़तरनाक चीज़ें जो इसके मतलब आप लोग याद रखेंगे स्टूडेंट्स, वो क्या है जिसकी वजह से एनवायरनमेंट की हेल्थ भी मुतासर होती है, हमारी अपनी सेहत भी मुतासर हो सकती है। लिमिटेड सप्लाई, सबसे पहली बात यही कि चूंकि कम है, इनकी इतनी ज़्यादा हमारे पास मिकदार मौजूद नहीं है कि हम आने वाले 100 साल या 1000 साल तक की प्रेडिक्शन दे दें कि आप जितना मर्जी इस्तेमाल करें इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा नहीं होगा। इस वजह से इसको बहुत ही केयरफुली और बहुत ही वाइजली इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज, अब इसकी वजह से जो ऑक्साइड्स पैदा हो रहे हैं, नाइट्रस ऑक्साइड्स हैं या सल्फर ऑक्साइड्स हैं, ये वन के कार्बन मोनोऑक्साइड्स हैं, आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इनकी वजह से हमारे ऊपर एक ऐसा ब्लैंकेट बन जाता है कि जिसकी वजह से सोलर रेडिएशंस जो ज़मीन पे आ रही हैं जब वो वापस जाना चाहती हैं तो वापस नहीं जा पाएंगी और फिर अल्टीमेटली एसिड रेन्स वगैरह यानी कि तेज़ाब की बारिश की सूरत में ये वापस ज़मीन की तरफ आ जाते हैं। सो दे प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज एंड कंट्रीब्यूट टू द एसिड रेन्स। पोटेंशियल इसका क्या है? यूजेज टू इंक्रीज इन नेक्स्ट 20 ईयर्स। अब ये वाली चीज़ स्टूडेंट्स हमारे लिए एक तरफ से तो फ़ायदे वाली बात है, दूसरी तरफ से नुकसान वाली चीज़ भी है कि इंसानी आबादी जो मौजूदा हमारे पास 2020 में मौजूद है, ये जितना पेट्रोल अभी इस्तेमाल कर रहे हैं या जितने फ्यूल्स अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आबादी बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि उसके साथ साथ
इन कन्वेंशनल सोर्सेज के इस्तेमाल में भी इजाफा होना शुरू हो जाएगा, और फिर अल्टीमेटली अगर हम इनको रीन्यू नहीं कर सकते तो आपको पता है कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इन्हीं चीज़ों को ज़हन में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और चंद एक प्राइवेट इदारों ने जो मिल के काम करना शुरू किया हुआ है, उनके लिए क्या मोटिव्स और क्या इनिशिएटिव्स हैं, इनको हम डिटेल से देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर। जी स्टूडेंट्स, हुकूमत पाकिस्तान और फिर उसके बाद सूबाई हुकूमतें और फिर फर्दर डिफरेंट NGOs या इवन के एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ये सारे मिल के काम कर रहे हैं। चंद ही सालों से ये अवेयरनेस इतनी ज़्यादा आम हो चुकी हुई है कि सियाहत के साथ साथ अब इस तरफ भी तवज्जो आना शुरू हुई कि हम माहौल को बचाएंगे तो लोग यहाँ पे देखने के लिए आएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे वतन अजीज़ को बेशुमार नेमतों से नवाजा हुआ है। उसमें से एक अहम चीज़ ये भी है कि हमारे पास कुदरत के बेहतरीन नज़ारे यहाँ पे मौजूद हैं। लोग यहाँ पे केटू सर करने के लिए भी आते हैं, लोग यहाँ पे हमारे शुमाली इलाका जात को विज़िट करने के लिए भी आते हैं, लोग यहाँ पे हमारी नदियाँ और वाटरफॉल्स और चश्मे देखने के लिए भी आते हैं। तो इन चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि हम इनको कंजर्व करेंगे तो हमें फ़ायदे होंगे, अगर खुदा न खास्ता हम इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर हम इस किस्म की कुदरती नेमतों से हाथ धो बैठेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, देयर विल बी द प्रॉब्लम्स, कि मसाइल हैं क्या क्या। एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, अगर उनको ऑब्जर्व किया जाए तो आसानी से उनको हल भी किया जा सकता है। तो इन मसाइल को सबसे पहले हम हाईलाइट करते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे इनके सॉल्यूशंस की तरफ। सो वी हैव अनचेक्ड द यूज़ ऑफ हज़ारस केमिकल्स। अब ये वाली चीज़ें स्टूडेंट्स, फूड एडिटिव से लेके हमारी टेनरीज तक बहुत सारे इस तरह के केमिकल्स हैं, इवन इन द फॉर्म ऑफ ओवर यूज़ या मिस यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, जो कि हमारे माहौल को नुकसान पहुंचाते हैं, वाटर टेबल्स में शामिल हो जाते हैं, ड्रिंकिंग वाटर को पोल्यूट कर देते हैं, और फिर उसके बाद इसी तरह से इंसानों में बीमारियां फैलाते चले जाएंगे। व्हीकल इमिशंस, यही वाली बात जो अभी थोड़ी देर पहले हमने की थी कि हम फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन उनसे खारिज होने वाले गैसेस वगैरह जो हैं उन पे भी हमें नज़र रखने की ज़रूरत है कि कहीं हम अपनी एफिशिएंसी या इंडिविजुअल तरक्की के चक्कर में ओवरऑल माहौल को नुकसान तो नहीं पहुंचाते जा रहे। देन वी हैव टू ऑब्जर्व वाटर पोल्यूशन, लैक ऑफ पोर्टेबल वाटर, इस्तेमाल के काबिल या पीने के काबिल पानी जो है वो ना होने के बराबर आहिस्ता आहिस्ता होता चला जा रहा है। तो इस चीज़ को भी जहन में रखिए कि हम एक गरीब मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं और इस मुल्क के पास शायद इतनी सहूलतें या इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होंगी कि ये आपको पोल्यूटेड वाटर को रिसाइकल करके या रिफ़ाइन करके या रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू दोबारा से पीने के काबिल बना के दे सकें, इतनी बड़ी आबादी के हवाले से। तो इसलिए जो आपके पास वसाइल मौजूद हैं उनको थोड़ा केयरफुली इस्तेमाल कीजिए। Then use of low quality of fuel and dramatic expansion of number of vehicles on roads increased emissions and pollution। अब ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इशू है स्टूडेंट्स कि पिछले चंद ही सालों के अंदर, ऑलमोस्ट एक दहाई के अंदर अगर हम नोट करें तो बहुत सारी कंपनीज़ ने, बहुत सारे बैंक्स ने और बहुत सारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने इन्वेस्टमेंट के थ्रू व्हीकल्स इतने ज़्यादा कर दिए हैं हमारे इर्द गिर्द कि उनको चलाने के लिए फिर अल्टीमेटली हमें फॉसिल फ्यूल्स बर्न करने पड़ते हैं, और उस कंबशन की वजह से ओवरऑल हमारे एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुंच रहा है। हमारे रोड्स की कैपेसिटी इतनी नहीं है जितनी अब हमें गाड़ियां नज़र आती हैं। चंद साल पीछे चले जाएं तो आपको सड़कों पे कभी भी ट्रैफिक जैम्स या इतना ज़्यादा रश नज़र नहीं आता था, लेकिन अब गाड़ियों की तादाद इतनी ज़्यादा हो चुकी हुई है। तो आप इसी चीज़ को दूसरे एंगल से देखें कि इन गाड़ियों को चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। सड़कों का जाल बिछाया जाएगा तो जंगलात और बहुत सारे कुदरती वसाइल वाली जगहों को ख़त्म करके उसकी जगह पे सड़कें बनाई जाएंगी। फिर इसी तरह जब ये गाड़ियाँ चलेंगी तो फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल होंगे, और फिर जब फॉसिल फ्यूल्स की कंबशन होगी तो उसकी वजह से ऑक्साइड्स पैदा होंगे जो कि अल्टीमेटली हमारे एनवायरनमेंट के लिए और हमारी अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो पाकिस्तान's energy consumption is low by world standards. Lead and carbon emissions are major air pollutants in Karachi, Lahore and Islamabad। यहाँ पे सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन आप अपने जहन में ये रखें कि स्टूडेंट्स जहाँ पे कोई एक भी गाड़ी, कोई रिक्शा या कोई और किसी किस्म का ट्रांसपोर्ट या पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल मौजूद है, वहाँ पे एमिशंस भी मौजूद हैं, वहाँ पे पोल्यूशन भी मौजूद है। ऑलराइट, देन इज़ द टर्निंग पॉइंट कि जो लेजिस्लेशन हमें होता हुआ नज़र आ रहा है कि कानून साजी अगर की जाए तो उस हवाले से पाकिस्तान को बने हुए 70 से ज़्यादा साल हो गए, लेकिन कानून साजी के एतबार से तकरीबन 10 साल ही पीछे जाना पड़ेगा हमें। तो हमें पता चलता है कि तब जाके ख्याल आया हुकूमती
मशीनरी को कि अब हमें ज़रूरत है कि हम एनवायरनमेंट को सेव करना और प्रोटेक्ट करना शुरू करें. Although Pakistan is renowned for its mountain ranges and untouched wilderness, country passed legislation to protect its environment in past 10 years. और उसमें भी स्टूडेंट्स ये बात याद रखें कि ना सिर्फ सेंट्रल एरियाज़ में डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर, बल्कि जो हमारे रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे भी ये वाली चीज़ें एप्लीकेबल हैं. दरख्तों की कटाई जो है उसको कम से कम किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त और पौधे लगाए जा रहे हैं. ये जो मिलियन ट्रीज सुनामी और इस तरह के लोकल पैमानों पे जो कैंपेन्स चलती हुई नज़र आती हैं, आपके अपने कॉलेज ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है इस हवाले से. तो ये सारी चीज़ें जहन में रखते हुए अब आपने भी ये सोचना है कि अगर हुकूमत को ख्याल आ गया है तो आपने अपने तौर पे इसमें क्या अमल दरामद करना है और क्या कंट्रीब्यूट करना है, इस हवाले से भी आप ज़रूर सोचें. फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, फाइनली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अवेयरनेस बाय गवर्नमेंट थ्रू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी एंड डिफरेंट एनजीओज. जब ये मिलके काम करना शुरू कर रहे हैं तो क्या क्या मोटिव्स या क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने सेट किए हैं उनको हम देखते हैं वन बाय वन. द फर्स्ट थिंग इज टू एनहांस अवेयरनेस अमंग मैसेज फॉर एनवायरनमेंट एंड नेचर. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब बेसिकली यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात हो रही है कि सबसे पहले तो इसकी सिग्निफिकेंस का आपको पता हो कि भाई माहौल की अहमियत क्या है हमारे लिए, वो कितना बड़ा रिजर्वायर है डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज का हमारे लिए, और फिर उसके बाद इसको प्रोटेक्ट करने की तरफ हम आते हैं. All right, so set up institutions for protection of environment through participation of community. लोकल आवाम को इत्माद में लिया जाए, सबसे ज़रूरी बात है ये. और फिर उसके बाद बेहतरीन किस्म के छोटे छोटे इदारे बना लिए जाएं जहाँ पे आप बाकी अपनी एकेडमिक तालीम के साथ, अपनी कन्वेंशनल तालीम के साथ इस चीज़ को भी अपनी तालीम का हिस्सा बनाएं, अपनी पर्सनैलिटीज़ का, अपनी ग्रूमिंग का हिस्सा बनाएं कि आप अगर सेहतमंद हैं तो अगर माहौल भी सेहतमंद होगा तो उसके आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर क्या इन्फ्लुएंसेस होंगे. एनवायरनमेंट का सेहतमंद होना आपकी सेहत की गारंटी होगा, और आपकी सेहत की गारंटी होगी तो इसका मतलब है कि अल्टीमेटली हम ओवरऑल एज अ नेशन फर्दर डेवलप हो सकेंगे. ऑलराइट, रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर हैं, इनको भी देखते हैं. जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट स्पेशली फोकसिंग ऑन यू गाइस के मोटिवेशन ऑफ यूथ बाय अरेंजिंग वर्कशॉप, सेमिनार्स एंड सिंपोजिया. इसमें अगेन स्टूडेंट्स यही वाली बात है कि ये जितनी भी फॉर्म्स हैं, सेमिनार्स हैं या वर्कशॉप्स हैं या सिंपोजियम वगैरह कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि ये काम सिर्फ कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में ही किया जा सकता है. आप लोकल पैमाने पे कोई भी एक हॉल बुक करवा के लोगों को इत्माद में ले सकते हैं कि भाई ये जो हम दरख्त काट के हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाते चले जा रहे हैं इनको भी रोका जाए. अगर उनको काटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो उसका मुतबादल भी एनवायरनमेंट के अंदर पैदा किया जाए. अगर पहाड़ी इलाकों में रहने वालों को ये पता चलता है कि कोई गैर कानूनी कार्रवाई के ज़रिए इस कुदरती नेमत को ज़ाया कर रहा है या चोरी कर रहा है, तो उस सूरत में भी आपको ये पता हो कि गवर्नमेंट के किस किस महकमे को आपने नोटिफाई करवाना है और अपने एनवायरनमेंट को किस तरह से बचाना है. बुनियादी तौर पे ये सारी की सारी अवेयरनेस जो है वो आप पे डिपेंडेंट है आज के नौजवानों के ऊपर. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद अवेयरनेस इन मैसेज फॉर डिजीजेस ड्यू टू पोल्यूशन. अब ये वाली चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनवायरनमेंट के अंदर जितनी भी प्रोटेक्शन की हम बात करें, इसमें वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और ओवरऑल जितनी भी सॉइल पोल्यूशन वगैरह है वो भी शामिल होगी. अगर हम माहौल को पोल्यूशन से पाक करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे अपने ही लाइफ स्पैन्स के अंदर इजाफा होगा. ऑलराइट स्टूडेंट्स, and ultimately to promote awareness about environmental health and protection in new generation. Again focusing on the youth कि आप लोगों को इस बात की अहमियत का पता होना चाहिए कि आप इन रिजर्व्स को बचा के रखेंगे तो आपकी आने वाली नस्लें आपकी शुक्रगुजार होंगी. ऑलराइट स्टूडेंट्स, इस सेशन के लिए इतना ही. फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी.